औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली डिस्कस करना है हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम इन एयर। आसान अल्फाज के अंदर हमने उन तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर हेयरिंग और इक्विलिब्रियम को पढ़ना है जो ज़मीन पे रहते हैं, मतलब कि जो एयर की मदद से सुन सकते हैं। अब वर्टिब्रेट्स के अंदर ये हेयरिंग इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये हेयरिंग ही वो सेंस है जो उनको अलर्ट रहने में हेल्प करती है। मतलब अगर कोई एनिमल किसी जंगल में है तो उसको आसपास कोई आवाज़ सुनाई देती है तो उसी वक्त अलर्ट हो जाएगा। वो हेयरिंग की ही मदद से फूड और मेट्स को तलाश करते हैं और आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर सेम ही एक ऑर्गन है जो कि हेयरिंग और इक्विलिब्रियम दोनों सेंसेशंस को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, और वो है ईयर। कि मतलब कान की ही मदद से जो है वो हेयरिंग भी हो रही है, और जो वर्टिब्रेट्स हैं वो अपना बॉडी पोस्चर, अपना जो इक्विलिब्रियम है उसको भी मेंटेन किए हुए हैं। यही बात नीचे बताई गई है कि अगर हम वर्टिब्रेट ईयर को देखते हैं तो उसके अंदर दो फंक्शन आ जाते हैं, दो फंक्शनल यूनिट आ जाते हैं, ऑडिटरी अपरेटस और वेस्टिबुलर अपरेटस। जो ऑडिटरी अपरेटस है वो हेयरिंग से रिलेटेड है, जो वेस्टिबुलर अपरेटस है वो पॉस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखता है। अब नेक्स्ट ये है कि जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं इन्वायरमेंट के अंदर, जो साउंड वेव्स हैं वो एक्चुअल में प्रेशर वेव्स हैं। अब प्रेशर वेव से क्या मुराद है कि मतलब साउंड वेव्स ऐसी तरह की वेव्स होती हैं जो कि जाकर प्रेशर अप्लाई करती हैं, हमारे ईयर के अंदर जो है प्रेशर अप्लाई करती है। लेकिन इसके साथ एक मसला है। मसला ये है कि ये जो प्रेशर वेव्स हैं ये वाटर के अंदर बड़ा अच्छा ट्रैवल करती हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो वाटर के मालिक्यूल्स हैं वो आपस में बड़े साथ साथ मौजूद होते हैं। लेकिन एयर के मालिक्यूल्स जो है वो दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से ये इतनी अच्छी एयर में ट्रैवल नहीं कर पाती, या प्रेशर वेव्स इतनी अच्छी जनरेट नहीं होती। यहाँ पर जो हमें शेयर किया गया है कि वाटर के अंदर जितनी अच्छी ये प्रेशर वेव्स जो है ये चलती हैं, उसका 0.1% मतलब कि सिर्फ एयर के अंदर ये सारा काम जो है वो होता है परफॉर्म। आसान अल्फाज के अंदर कि वाटर के अंदर ये प्रेशर वेव्स जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना काम करती हैं एज़ कम्पेयर टू एयर। लेकिन फिर भी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए एवोल्यूशन ने, नेचर ने हमें बड़ा अच्छी एक स्ट्रक्चर हमारे ईयर के अंदर रखी है जो कि हमें हेल्प करती है इस तरीके से साउंड वेव्स को कैप्चर करने में या सुनने में, जो वो हमें हेल्प करती है। और उसे हम जो ईयर ड्रम कहते हैं, या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, या टिम्पैनम भी कहते हैं, और उर्दू के अंदर हम उसको कान का पर्दा बोलते हैं। तो ये बेसिकली जो ईयर ड्रम है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये हमें साउंड वेव्स की मदद से जो प्रेशर वेव्स हैं उनको रिसीव करने में और उससे आगे फिर सारी साउंड प्रोडक्शन के अंदर जो है वो ये हेल्प करती हैं। अब नेक्स्ट जो है वो सबसे पहले जो टिम्पैनम इवॉल्व हुई वो एम्फीबियंस के अंदर हुई, और हमने अभी एम्फीबियंस का जो ईयर है उसके हवाले से जो है वो बात करनी। जो फ्रॉग्स होते हैं जिनको हम ए न्यूरॉन्स भी कहते हैं, उनके अंदर टिम्पैनम मौजूद है, मिडल ईयर है और इनर ईयर मौजूद होती है। इनके अंदर आउटर ईयर मौजूद नहीं है फ्रॉग के अंदर। ठीक है, तो इसको डायग्राम से देख लेते हैं कि डायग्राम बड़ी आसान सी डायग्राम है इसकी। आप देख सकते हैं कि ऊपर दो हिस्सों में पूरे स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है, एक मिडल ईयर और एक इनर ईयर। सबसे पहले हमने देखना है कि मिडल ईयर के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद हैं। तो आपको स्टार्ट के ऊपर ही ग्रीन कलर की एक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है जिसको हम टिम्पैनम कहते हैं। इस टिम्पैनम के साथ एक छोटी सी बोन होती है, एक ऑसिकल होता है जिसका नाम है कॉलुमेला। इस कॉलुमेला को हम स्टेप्स भी कहते हैं, और ये टिम्पैनम मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है। इसी कॉलुमेला के साथ नीचे जो है वो ओवल विंडो जो है वो मौजूद है। अब ओवल विंडो क्या है? एक छोटा सा सुराख है, एक छोटी सी ओपनिंग है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन लगी होती है। मतलब ये कि जो कॉलुमेला है वो उस ओवल विंडो की मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो ओवल विंडो की जो मेम्ब्रेन होती है ये आगे फिर स्ट्रेच होती है, और उसके बाद इनर ईयर जो है वो शुरू हो जाता है। और अगर हम इनर ईयर के अंदर देखें तो आपको जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो है वो दिखाई देंगी, और उन सेमी सर्कुलर कैनाल्स के साथ जो है वो सेंसरी पैच जो हैं वो भी मौजूद होते हैं। अब ये सारा प्रोसेस होता किस तरीके से? अब एरो को जो है वो आपने फॉलो करना है। सबसे पहले ब्लू वाले एरोस को जो है वो हम देख लेते हैं कि जो एम्फीबियंस होते हैं इनमें दो तरह की साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी। लेट से ये जो ब्लू वेव्स हैं या ब्लू एरोज हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को जो है वो शो कर रहे हैं, साउंड वेव्स को शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो साउंड वेव्स हैं ये टिम्पैनम के साथ टकराती हैं। जब टिम्पैनम वाइब्रेट करेगा तो वो कॉलुमेला के साथ जुड़ा हुआ है,
कोलुमेला ने जो वाइब्रेशन है वो आगे ट्रांसफ़र कर देनी है और वो जो वाइब्रेशन है वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स में चले जाती है और सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर रिपल पैदा होता है, वाइब्रेशंस पैदा होती हैं और वो जो वाइब्रेशंस हैं, वो जो मैसेज है वो आगे पहुंचा दिया जाता है सेंसरी पैच की तरफ। और वो सेंसरी पैच कौन सा होता है? ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड का जो सेंसरी पैच है नीचे की तरफ, उसकी तरफ मैसेज आ जाता है। अब इसका नाम सेंसरी पैच है, इसका मतलब ये है कि ये आगे जो है वो फिर ब्रेन तक जो है वो फिर मैसेज ले जाता है और वो साउंड का जो है वो पता चलता है। अब एक और तरह से भी फ्रॉग जो है उसको वो वाइब्रेशन को फील करता है, उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट बॉर्न वाइब्रेशन। अब ये बेसिकली क्या होता है? फॉर एग्जांपल फ्रॉग जो है वो आप एक टेबल पे रख दें, ठीक है, या किसी भी स्टील वाली एक प्लेट के अंदर जो है ना वो रख दें, मतलब एक लंबी सी ट्रे है स्टील की और वहाँ पर आपने रख दिया। अब आप क्या करें कि स्टील को या किसी भी वुड को आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसके ऊपर नॉक करना शुरू कर दें। अब क्या हो रहा है कि वो जो जिस भी स्ट्रक्चर के ऊपर वो बैठा हुआ है फ्रॉग, उस स्ट्रक्चर के अंदर वाइब्रेशंस जा रही हैं, उसकी वाइब्रेशंस उसकी बॉडी तक जा रही हैं। अब वो जो वाइब्रेशन है वो सबसे पहले उसके गर्डल्स, जो उसकी हड्डियां हैं, उनके अंदर आएगी और उन हड्डियों से उसके स्कल के अंदर जो है वो जाती है वाइब्रेशंस। मतलब ये कि वो जो वाइब्रेशंस हैं वो बोन्स के ज़रिए ट्रांसफ़र हो रही है और बोन्स के साथ ही जब ट्रांसफ़र होती है तो यहाँ पर एक छोटी सी बोन यहाँ पर लिखी हुई है अपर्कुलम, वहाँ पर ये वाइब्रेशन आ जाती है और यहाँ से फिर वाइब्रेशन अगेन जो है वो फिर इनर ईयर में दाखिल होती है और इनर ईयर में फिर वहाँ पर सेंसरी पैच लगा हुआ है, वहाँ से फिर ये साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो इन शॉर्ट में इसको जो है समराइज़ कर देता हूँ कि इसमें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को भी रिसीव किया जाता है और लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को भी जो है वो रिसीव किया जाता है। जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली हैं वो टिम्पैनम के ज़रिए होती हैं और जो लो फ्रीक्वेंसी है या सबस्ट्रेट बॉर्न है, कि मतलब कि किसी सरफेस, एयर के अलावा किसी सरफेस से कुछ वाइब्रेशंस आ रही हैं, तो वो बोन्स के अंदर, बोन से स्कल से फिर अपरकुलम और अपरकुलम से फिर वही तरीक़ेकार है कि आगे सेंसरी पैच तक जो है वो पहुंच जाती है और इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है। ये जितनी भी हमने बात की है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। पहला जो पैराग्राफ है उसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से टिम्पैनम, मिडल ईयर और इनर ईयर जो है वो मौजूद होता है और उसके बाद पूरी एक अरेंजमेंट बताई गई है कि किस तरीके से पहले टिम्पैनम होगा, उसके साथ कॉलुमेला या स्टेप्स है, वो आगे जो है वो ओवल विंडो की मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है। फिर थर्ड वाले पैराग्राफ के अंदर जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी जो साउंड वेव्स है उनके बारे में बताया है कि वो किस तरीके से टिम्पैनम के साथ टकराती हैं, वहाँ से मिडल ईयर के अंदर आएंगी, मिडल ईयर से सेमी सर्कुलर कैनाल्स तक आती हैं और फिर आगे जो है वो सेंसरी जो स्ट्रक्चर है या पैच है उस तक पहुँचती हैं। और नीचे जो लास्ट पैराग्राफ है उसके अंदर सबस्ट्रेट बोर्न वाइब्रेशन का जिक्र किया है कि किस तरीके से उसके फ्रंट अपेंडेज, पेक्टोरल गर्डल, उसके फिर स्कल के अंदर आएगी और स्कल से फिर आगे जो है वो इनर ईयर में दाखिल होकर सेंसरी पैच तक जो है वो पहुँच जाती है। तो जितनी भी बात हमने अभी डायग्राम में सीखी है वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। उसके बाद ज़रा देखिएगा यहाँ पर कि फ्रॉक्स के हवाले से ही बताया गया है कि मुख्तलिफ सीज़न के अंदर मुख्तलिफ तरीके की जो है वो वाइब्रेशंस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी के लिहाज से। अब ये जो दोनों बोन्स हैं, मतलब कि अपर्कुलम है, ठीक है, और साथ में जो कॉलुमेला है, अपर्कुलम और कॉलुमेला, ये जो दोनों बोन्स हैं इसके इर्द गिर्द मसल्स होते हैं और जो मसल्स हैं ये इन कॉलुमेला और अपर्कुलम को कंट्रोल करता है। इन शॉर्ट ये कि वो जो मसल्स हैं वो एक्चुअल में स्क्रीनिंग में हेल्प करते हैं। अब स्क्रीनिंग क्या चीज़ होती है? स्क्रीनिंग ये होती है कि कौन सी साउंड वाइब्रेशन जो है वो उसको आगे भेजना है और किस साउंड वाइब्रेशन को आगे नहीं भेजना, इसको कहते हैं स्क्रीनिंग। अब जैसे ही फ्रॉग्स वगैरह का ब्रीडिंग सीज़न होता है तो वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम मेटिंग कॉल्स कहते हैं, कि मतलब जो मेल फ्रॉग होता है वो ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालता है। अक्सर का जब बारिशों वाला सीज़न होता है तो उसके बाद अगर आप किसी पॉन्ड के पास से गुजरें, ठीक है, तो वहाँ से आपको इस तरीके से ऊंची ऊंची फ्रॉग्स की आवाज़ें जो है वो आ रही होती हैं। तो बेसिकली वो मेटिंग कॉल्स होती हैं कि वो मेल जो है वो फीमेल को अपनी तरफ बुला रहा होता है। और अगर अगर नॉर्मल अगर हम लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स देखें तो किसी प्रीडेटर से बचने के लिए जो है वो कॉल्स प्रोड्यूस की जाती है कि अगर वहाँ पर कोई प्रीडेटर आ जाता है और कोई फ्रॉग देखता है कि ये हमें नुकसान पहुँचा सकता है तो वो उसी वक्त लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जो कि बाकी पूरे ग्रुप के लिए एक तरह से अलार्मिंग कॉल होती है। नेक्स्ट जो एम्फीबियन यहाँ पर बताया गया है वो सैलामेंडर है। अब सैलामेंडर जो फ्रॉग से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर ना टिम्पैनम मौजूद है और ना ही मिडल ईयर मौजूद है। तो बेसिकली इसके अंदर ये टिम्पैनम और मिडल ईयर इस वजह से नहीं है क्योंकि इनमें मेटिंग कॉज जो है ना वो नहीं होती।
जिस तरह फ्रॉग के अंदर होती है। तो इसमें दूसरे तरीके से जो है ये वाइब्रेशन को रिसीव करते हैं, मतलब सबस्ट्रेट बोर्न, कि वो किसी स्ट्रक्चर के ऊपर मौजूद है, किसी रॉक के ऊपर मौजूद है, ज़मीन के ऊपर मौजूद है, कोई भागता हुआ आ रहा है ज़मीन के ऊपर, तो उस ज़मीन की जो वाइब्रेशन है वो इसकी बोन्स तक जाएगी, बोन से स्कल में, और स्कल से फिर उसी तरीके से सेमी सर्कुलर कनाल्स के पास वो मैसेज जाता है, और ये उस वाइब्रेशन से फिर जो है वो अपना सारे जो फंक्शंस वगैरह वो परफॉर्म करते हैं, या सुनने का काम वैसे होता है। तो यहाँ तक हमने एम्फीबियंस को जो है वो डिस्कस करना था। एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स हैं, और रेप्टाइल में भी सेम वही बात बताई गई है कि जो स्नेक के जो ईयर होता है उसमें भी मिडल ईयर कैविटी और टिम्पैनम मौजूद नहीं है। तो ये भी मतलब स्नेक भी जो है वो ज़मीन से आने वाली वाइब्रेशंस को जो है वो अपनी बोन्स से रिसीव करता है, और उस तरीके से फिर उसको आइडिया हो जाता है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, अगर हम सुनने की बात करें तो इसमें। जबकि जो दूसरे रेप्टाइल्स हैं स्नेक के जो अलावा हैं, वहाँ पर जो है वो टिम्पैनम मौजूद हो सकती है, वो सरफेस पे या छोटे से अंदर हेड के अंदर डिप्रेशन के अंदर जो है मौजूद होती है, और इनर ईयर जो है वो एम्फीबियन जैसा ही होता है बाकी रेप्टाइल्स का। बर्ड्स के वाले से सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई हैं कि बर्ड्स के अंदर हेयरिंग जो है वो वेल डेवलप्ड है, और इनके जो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग होती है, मतलब जो बाहर जो कान वाली जो ओपनिंग होती है वो फैदर से कवर होती है, जिसकी वजह से हमें परिंदों के जो कान है वो दिखाई नहीं देते। अब हमारी तरह तो नहीं है कान बाहर की तरफ, लेकिन एक ओपनिंग होती है जिसकी मदद से वो सुनते हैं, और उसके ऊपर जो है वो फैदर्स आए होते हैं। और जो ये बर्ड्स का मिडल और इनर ईयर है ये मैमल्स की तरह का ही होता है। अब जी हम मैमल्स के अंदर जो हमें सबसे अच्छी एग्जाम्पल मिल सकती है ईयर को स्टडी करने की, वो ह्यूमन है। और आपके सामने यहाँ पर ह्यूमन का जो है वो सारा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर डायग्राम अटैच की हुई है। इसी से हमने सारा पहले स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर उसके बाद हमने पूरा पाथवे समझना है। इसी डायग्राम को यूज़ करके हम पूरा टॉपिक कवर कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो ईयर है ह्यूमन ईयर, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया: आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। अब हम देखेंगे कि आउटर ईयर के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है। आउटर ईयर में हमारा ये बाहर वाला कान जो है वो आ जाता है, जिसका यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से को हेलिक्स लिखा गया और नीचे वाले हिस्से को लोब लिखा गया। एफएससी के अंदर हम इसको एक्सटर्नल पिना भी पढ़ते हैं, हमारी इस बुक में इसको ऑरिकल बोला गया है। अच्छा, ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है, फिर जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं तो एक कैनाल है जिसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस कहते हैं। ये बेसिकली बस इतना सा स्ट्रक्चर है आउटर ईयर के अंदर, 2 चीज़ें हैं। अब हम मिडल ईयर के अंदर आ जाते हैं, और मिडल ईयर के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो वो मौजूद हैं। मिडल ईयर में सबसे पहले आपको यहाँ पर कान का पर्दा, जिसको हम कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इन ईयर ड्रम, वो यहाँ पर दिखाई देगा। और इस ईयर ड्रम के साथ 3 छोटी छोटी ऑसिकल्स, 3 छोटी छोटी बोन्स जो वो अटैच होती हैं, जिनका नाम है मेलियस, इंकस और स्टेप्स। मेलियस जो है वो हैमर जैसी होती है, मतलब हथौड़े की तरह छोटी सी। इंकस जो होता है वो उस स्ट्रक्चर जैसे होती है जिसके ऊपर हथौड़ा चलाया जाता है। अक्सर औकात आपने मूवीज़ में देखा होगा, वो तलवार जब बनाते हैं तो हथौड़े के साथ बना रहे होते हैं, लेकिन वो तलवार को जिस स्ट्रक्चर के ऊपर रख के हथौड़ा मारते हैं उसको इंकस कहते हैं। और जो स्टेप्स एंड के ऊपर आपको दिखाई दे रही है ये यू शेप, ये बिल्कुल वैसे होती है जिस तरह अगर आपने किसी को घोड़सवारी करते हुए देखा हो, तो वो पाँव जहाँ पर रखते हैं, मतलब घोड़े के जो सारा ऊपर लगा होता है सीट वगैरह, तो जहाँ पर पाँव अटकाए जाते हैं उसको हम जो है वो स्टेप्स कहते हैं। तो बेसिकली आप नेट के ऊपर इन तीनों वर्ड्स को सर्च भी कर सकते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। अभी फ़िलहाल हम बात करें मिडल ईयर की, कि मिडल ईयर के अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, और उस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ 3 ईयर ऑसिकल्स लगे होते हैं, जिनको हम मेलियस, इंकस और स्टेप्स कहते हैं। ये जो 3 ईयर ऑसिकल्स हैं ये फिर आगे ओवल विंडो के साथ, या मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, ओवल विंडो की जो मेम्ब्रेन होती है उसके साथ जुड़े होते हैं, और आगे इनर ईयर जो है वो शुरू हो गया। उस इनर ईयर के अंदर 3 चीज़ें आपको दिखाई देंगी। सबसे पहले सेमी सर्कुलर कनाल है, और दूसरा आपको स्नेल की तरह कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको हम कॉकलिया कहते हैं। इसमें सेमी सर्कुलर कनाल और कॉकलिया के दरमियान वाली जो ट्यूब होती है ये यहाँ पर लेबल तो नहीं है, लेकिन उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर कनाल्स जो है और ये जो कॉकलिया है कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इसके दरमियान जो ट्यूब का कनेक्शन है इसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। सेमी सर्कुलर कनाल्स के वाले से एक बड़ी ही अच्छी इन्होंने बात लिखी हुई है, और वो ये है कि सेमी सर्कुलर कनाल्स 3 होती हैं, और ये तीनों डायरेक्शन में मतलब कि अरेंज होती है। क्योंकि सेमी सर्कुलर कनाल्स का ही जो है वो हमारा काम होगा, इसका मतलब फंक्शन होता है
कि हमें बैलेंस और पॉस्चर और इक्विलिब्रियम में हेल्प करते हैं। मतलब एक सेमी सर्कुलर कनाल एक्स एक्सिस के गिर्द होगी, एक सेमी सर्कुलर कनाल जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर, एक सेमी सर्कुलर कनाल जी एक्सिस के ऊपर, जो हमें मुकम्मल तौर पर हमारी बॉडी को बताती है कि जी हमारा पॉस्चर जो है वो किस तरीके से है। तो ये सारा जो है वो हमने अभी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस किया कि किस तरीके से आउटर ईयर में क्या चीज़ है, मिडल ईयर में क्या चीज़ है, इनर ईयर में क्या चीज़ है। अब बात को बड़ा ही सिंपल रखते हुए हम देखेंगे कि किस तरीके से जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं। लेट से किसी ने कोई बात की है या कोई गाड़ी का कोई हॉर्न बजा है, उसमें से जो है वो साउंड की प्रेशर वेव्स आ रही हैं और वो सबसे पहले हमारे बाहर वाला जो ये हिस्सा है, आउटर ईयर का जो हिस्सा है, इसके अंदर दाखिल होंगी। मतलब ये जो अभी हमने एक्सटर्नल पिना बोला है इसको, या ऑरिकल का है, इसके ज़रिए दाखिल होगी। और ये प्रेशर वेव्स अब चल रही हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस के अंदर, कैनाल के अंदर। मतलब ऑडिटरी कैनाल जो एक्सटर्नल वाली वहाँ पर है। अब इसने सारा आउटर ईयर जो है वो वेव्स ने ट्रैवल कर लिया। उसके बाद ये जो वेव्स हैं ये टकराती हैं ईयर ड्रम के साथ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ, टिम्पैनम के साथ। इसमें अब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी और हम कहेंगे कि साउंड जो है वो मिडल ईयर तक पहुंच गई है। जैसे ही वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है तो वो वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होती है मेलियस के अंदर, मेलियस से ट्रांसफ़र होती है इंकस के अंदर, इंकस से ट्रांसफ़र होती है स्टेप्स के अंदर, और फिर जो स्टेप्स है उससे फिर आगे जो है वो यहाँ पर आ जाएगी कोक्लिया के पास जो वो आएगी जो वाइब्रेशन है। अब जैसे ही हम कोक्लिया की बात करते हैं तो यहाँ पर दो और टर्म्स जो हैं वो बताई गई हैं। ये सारी जितनी भी बातें आपको मैं बता रहा हूँ ये सारी लिखी हुई हैं हमारी बुक में भी और स्लाइड के ऊपर भी, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो हम पहुँच गए कोक्लिया के पास। अब कोक्लिया की जो है वो एक नीचे वाली मेम्ब्रेन है, बेस के ऊपर, उसको हम बेजिलर मेम्ब्रेन कह देते हैं। एक ऊपर वाली मेम्ब्रेन है छत वाली, जिसको हम या रूफ भी कह सकते हैं, उसको हम जो है वो टेक्टोनिक मेम्ब्रेन कह सकते हैं, या सॉरी टेक्टाइल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो वाइब्रेशन है वो बेजिलर मेम्ब्रेन के पास पहुंचती हैं। अब जैसे ही वाइब्रेशन पहुंचती हैं तो इस कोक्लिया के अंदर ख़ास किस्म के सेंसरी हेयर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब वो यहाँ पर लेबल नहीं है क्योंकि वो कोक्लिया के अंदर हैं, और वो जैसे ही ये साउंड वाइब्रेशंस उस सेंसरी हेयर्स के साथ टकराते हैं तो वो जो सेंसरी हेयर्स हैं वो ऊपर वाली मेम्ब्रेन, जिसको हम जो है वो टेक्टाइल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, उसके साथ जो वो टकराएंगी, और इससे फिर कोक्लिया से फिर आगे जो भी मैसेज होता है वो फिर आगे नर्व के ज़रिए जो है वो कोक्लियर नर्व के ज़रिए ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से सारा हेयरिंग का जो वो फंक्शन परफॉर्म होता है। मैं इसको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये सारा ये जो पहले वाला आपको स्लाइड दिखाई दे रही है इसके अंदर सारा स्ट्रक्चर बयान किया है किस तरीके से आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर के अंदर ऑरिकल और एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल, मिडल ईयर के अंदर जो टिम्पैनम है, ईयर ड्रम है, और तीन जो है वो बोन्स होती है, और साथ में ओवल विंडो और राउंड विंडो जो है वो मौजूद होती है। उन तीनों ऑसिकल्स के जो वो नाम बताए गए हैं, ठीक है, मेलियस है, इंकस है और स्टेप्स है, और उनका जो वो सारा कनेक्शन बताया गया। यहाँ पर एक और भी ट्यूब मौजूद होती है जिसको हम ऑडिटरी ट्यूब या यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। इसका पहली दफ़ा हमने नाम सुना होता है एफएससी के अंदर। आप ये देख सकते हैं ये नीचे ऑडिटरी ट्यूब है। ये ऐसी ट्यूब होती है जो नेजोफ्रेंजियल होती है, मतलब कि इसका एक कनेक्शन हमारे नोज़ में भी होता है और एक कनेक्शन हमारे थ्रॉट के अंदर भी होता है। बेसिकली ये हमारे ईयर के अंदर एक प्रेशर मेंटेन करवाने के लिए होता है। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा या आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, जैसे ही किसी के कान के अंदर ड्रॉप्स वग़ैरह डाले जाते हैं ना, वो थोड़ी देर के बाद वो जो ड्रॉप्स हैं वो गले में आ जाते हैं। तो ईयर का गले के साथ किस तरीके से कनेक्शन होता है, वो एक्चुअल में इसी ऑडिटरी ट्यूब, इसी यूस्टेशियन ट्यूब के ज़रिए कनेक्शन होता है, और इसका काम होता है कि ईयर के अंदर एक प्रेशर मेंटेन करवाना। और इनर ईयर के अंदर जो है वो बताया गया है कि तीन चीज़ें आ जाती हैं, सेमी सर्कुलर कनाल्स हैं, वेस्टिब्यूल है, और साथ में कॉक्लिया जो है वो मौजूद होता है। ये हेयरिंग का प्रोसेस किस तरीके से होता है ये सारा एक तरतीब के साथ बताया गया है कि पहले आउटर ईयर में वो वेव्स दाखिल होती हैं, फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ टकराती हैं, वो आगे मेलियस के साथ, मेलियस से इंकस, इंकस से जो स्टेप्स के अंदर मूवमेंट होती है बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे स्टेप्स मूव करता है, वो ओवल विंडो के साथ टकराता है, ओवल विंडो से बेजिलर मेम्ब्रेन, बेजिलर मेम्ब्रेन के अंदर ख़ास किस्म के हेयर सेल्स होते हैं जिनको हम ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहते हैं। वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो है वो ऊपर वाली टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं, वो फिर आगे नर्व के साथ जुड़े होते हैं, और उस तरीके से सारा फिर जो मैसेज है वो आगे ट्रांसफ़र होता है कोक्लियर फ्लूइड के ज़रिए। मतलब कोक्लियर फ्लूइड जब वाइब्रेट करती है तो उससे फिर आगे मैसेज जो है वो प्रोड्यूस होता है जो ब्रेन तक जाता है। तो ये सारा जो है वो हेयरिंग का प्रोसेस यहाँ पर हमने समराइज़ किया।
लास्ट हमारे पास स्लाइड है जिसके अंदर बताया गया कि जो ह्यूमंस हैं वो 20 साइकिल्स पर सेकंड से जो नीचे वाली साउंड होती है जिसको लो पिच साउंड कहते हैं वो नहीं सुन पाते। हाँ, यंग जो चिल्ड्रन है वो काफ़ी ज़्यादा 20,000 से भी ऊपर वाली साउंड को जो है वो सुन सकते हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे कैपेसिटी जो है वो एबिलिटी जो है वो एज के साथ डिक्रीज़ हो जाती है। कुछ वर्टिब्रेट्स तो ऐसे हैं जो 40,000 साइकिल पर सेकंड की भी आवाज़ सुन लेते हैं, और उसमें बड़ी मशहूर एग्जांपल है डॉग्स की। एक ख़ास किस्म की विसल होती है डॉग विसल, वो तो बिल्कुल हमें सुनाई ही नहीं देती। वो जो विसल है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉग सुन सकते हैं, क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। अब एक छोटा सा पैराग्राफ बताया गया है कि अगर हम अपने इक्विलिब्रियम की बात करें, बैलेंस की बात करें, तो आप उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम से मुराद ये है कि अगर हम बिल्कुल खड़े हुए हैं और मूव नहीं कर रहे, तो वो भी एक बैलेंस की किस्म है कि हमने अपनी बॉडी को जो बिल्कुल थामा हुआ। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं कि जिसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा मूवमेंट ना हो। डायनामिक इक्विलिब्रियम है कि हम दौड़ रहे हैं या लेटे हुए हैं और हम जो है वो साइड बदल रहे हैं, करवट वगैरह ले रहे हैं। तो ये जितनी भी एंगुलर और रोटेशनल मूवमेंट होती है, इस इक्विलिब्रियम को हम जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर कहते हैं। अब लास्ट बात जो अब हम करने लगे यहाँ पर, वो ये है कि हमारा जो सेमी सर्कुलर कनाल्स होते हैं, उनके अंदर ख़ास किस्म के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं। छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स यानी कि पत्थरों की तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम ऑटोलिथ्स कहते हैं। उन ऑटोलिथ्स की जो पोजीशन है हमारी ईयर के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है हमारी मूवमेंट डेवलप करने में। ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, जब हम बिल्कुल सीधे बैठे हुए हैं, तो वो ऑटोलिथ्स जो हैं, वो छोटे से ग्रैन्यूल्स जो हैं, वो बिल्कुल मतलब कि हरकत नहीं कर रहे होते, बिल्कुल वैसे ही पड़े होते हैं। जैसे ही हम अपना हेड जो है वो ऊपर और नीचे मूव करते हैं, तो वो जो ऑटोलिथ्स हैं, वो जो ग्रैन्यूल्स हैं, वो उसी तरीके से ऊपर और नीचे मूव करते हैं। जिसकी वजह से हमारे जो कान के अंदर जेलेटिनस मटेरियल है, जेल लाइक जो मटेरियल होता है, वो भी उस तरीके से मूव करता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर। और उस सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर जब वो मूव करता है, तो उसकी वजह से फिर मैसेज जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब मैं इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से देता होता हूँ कि अक्सर का जो है वो हम जब किसी झूले में बैठते हैं, तो झूला जब गोल गोल घूमता है, तो हमारे अंदर जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, इसके अंदर ये जो ऑटोलिथ्स हैं, वो भी गोल गोल उस तरीके से घूम रहे होते हैं। और वो जो जेल लाइक मटेरियल है, वो भी उस तरीके से मूव कर रहा होता है, और हमारे ब्रेन को पता चल रहा होता है कि बॉडी जो है वो घूम रही है। लेकिन जैसे ही हम झूले से नीचे उतरते हैं, तो वो जेल के अंदर अभी भी थोड़ी बहुत स्टिमुलस हो रही होती है, और वो ब्रेन को इतनी दफ़ा मैसेज चला जा चुका होता है कि वो लगता है कि अभी भी हम झूले पे हैं, जिसकी वजह से हमें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। और सेम चीज़ यही होती है कि जब आप किसी गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हो, ठीक है, तो अगर तो रोड ख़राब है बहुत ज़्यादा, तो उसके ऊपर बड़े ज़्यादा झटके लगते हैं। मतलब ऊपर और नीचे झटके जब लगते हैं, तो हमारे जो इसी तरीके से इनर ईयर के अंदर जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, इसके अंदर ये ऑटोलिथ्स भी ऊपर नीचे होते हैं, वो जेल भी ऊपर नीचे होती है, और बार बार हमारे ब्रेन को जो है वो मैसेज जाता है। जिसकी वजह से कुछ लोगों की जो है वो तबीयत भी ख़राब हो जाती है। उसको हम कहते हैं मोशन सिकनेस, कि बार-बार बॉडी की जो मूव करता है, उसको हम मोशन सिकनेस कहते हैं। इसी तरीके कोई झूले के ऊपर बैठे तो तब भी उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, तो उसको भी हम मोशन सिकनेस कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा अच्छी आप एग्ज़ाम्पल समझ सकते हैं वो लोग जो बहरी जहाज़ का जो है वो सफ़र करते हैं पानी के अंदर। अब ज़ाहिर बात है, पानी बिल्कुल फ्लैट नहीं होता, उसके अंदर लहरें आती जाती हैं। और जैसे ही वो लहरें आती जाती है, ऊपर नीचे होती रहती हैं, हमारे ईयर के अंदर वो फ्लूइड भी ऊपर नीचे होता है। जिसकी वजह से कुछ लोग जब नया-नया मतलब कि जिनको इतनी आदत नहीं होती बहरी जहाज़ का सफ़र करने की, उनको वो इस तरीके से सी सिकनेस का शिकार हो जाते हैं या मोशन सिकनेस का शिकार होते हैं। तो उनको जो है वो ठंडा पसीना आना शुरू हो जाता है, चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसके अंदर हमने हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम पढ़ा एयर के अंदर। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह होगा तो इंशाल्लाह जो है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और क्लास में भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। मेरी तरफ से सब लोगों को अल्लाह हाफ़िज़।